नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस के अलावा अन्य विपक्षी दलों ने अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया। लोकसभा की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण बिना कामकाज के 2 बार स्थगित। राज्यसभा में बजट पर चर्चा जारी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, लोकसभा में विपक्षी सांसदों का आचरण सदन की गरिमा के प्रति उनके अनादर को दर्शाता है। जर्मनी में विश्व जैविक व्यापार मेले बायोफेच में भारत को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ देश का सम्मान। बांग्लादेश में बृहस्पतिवार को होने वाले संसदीय चुनाव के लिए प्रचार समाप्त और बीसीसीआई ने वर्ष 2025-26 सत्र के लिए सीनियर पुरुष और महिला टीमों के खिलाड़ियों के वार्षिक अनुबंध की घोषणा की। रोहित शर्मा और विराट कोहली ग्रेड बी में। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा में विपक्ष ने अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया है। लोकसभा सूत्रों के अनुसार विपक्ष ने ये नोटिस लोकसभा के महासचिव को सौंप दिया है। सूत्रों ने बताया कि नोटिस की जांच की जाएगी और नियमों के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस, डीएमके, समाजवादी पार्टी, आरजेडी और वामपंथी दलों सहित विपक्षी दलों ने महासचिव को सौंपे गए नोटिस पर हस्ताक्षर किए, जबकि तृणमूल कांग्रेस ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। लोकसभा की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। पहले स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे बैठक फिर शुरू होने पर संबंधित मंत्रियों ने अपने मंत्रालय के दस्तावेज पटल पर रखे। इसके बाद पीठासीन अधिकारी पीसी मोहन ने केंद्रीय बजट पर चर्चा करानी चाहिए, लेकिन विपक्षी सदस्य लगातार नारेबाजी करते रहे। श्री मोहन ने प्रदर्शन कर रहे सांसदों से चर्चा में भाग लेने और सदन की कार्यवाही चलाने देने का आग्रह किया। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्षी सदस्यों से सदन की कार्यवाही चलाने देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि शोर शराबे के कारण संसद का कीमती समय बर्बाद हो रहा है। हम लोग कल भी कांग्रेस वाले से हाथ जोड़ के मैंने कहा है कि बजट का डिस्कशन शुरू हो चुके हैं, नाम भी पुकारे हैं, शशि थरूर जी का नाम पुकार चुका है। वो अपना बजट स्पीच को शुरू करने से सारा सदस्य, अलग अलग पार्टी के जितने मेंबर्स, सबने अपना नाम दे चुके हैं। कांग्रेस ही अपना बात शुरू नहीं करते हैं, हर दिन इस तरह वेल में आकर के हंगामा खड़ा करते हैं। पीठासीन अधिकारी और संसदीय कार्य मंत्री की अपील के बावजूद विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहने के कारण सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। सदन की कार्यवाही अभी जारी है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्षी सांसदों पर लोकसभा की कार्यवाही बाधित करने का आरोप लगाया है। संवाददाताओं से बातचीत में श्री रिजिजू ने कहा कि पिछले सप्ताह कांग्रेस की महिला सांसदों का सत्ता पक्ष की ओर जाना और यहां तक कि सदन में प्रधानमंत्री की सीट के पास पहुंच जाना शर्मनाक कृत्य है। बीजेपी और एनडीए के एमपी बहुत गुस्से में है। कांग्रेस को सदन का जो नियम नीति, संसद का गरिमा से कोई लेना देना नहीं है और कांग्रेस के सोशल मीडिया अकाउंट है, वहां से सेलिब्रेट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस के महिला सांसदों ने प्रधानमंत्री को डरा दिया। ये कोई बात होता है क्या? अभी लोकसभा स्पीकर को कंप्लेंट दिया है महिला सांसदों ने। अब स्पीकर साहब क्या कार्रवाई करते हैं, हम देखते हैं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने आज लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर एक ही मुद्दे पर अड़े रहने के कारण पूरे बजट सत्र को बर्बाद करने का आरोप लगाया। अजीब परिस्थिति विपक्ष ने खड़ी कर दी है, जहां पे विपक्ष को लगता है और खास तौर पे मुझे लगता है राहुल जी को लगता है कि खाता ना वही जो राहुल जी कहें बस वही सही। सिर्फ एक बात को लेकर राहुल जी की जिद ने पूरे सदन का ये बजट सत्र पूरी तरीके से वॉश आउट कर दिया। संसद के बाहर मीडिया से बातचीत में श्री पासवान ने कहा कि राहुल गांधी की जिद के कारण क्षेत्रीय दलों के नेताओं सहित विपक्षी सहयोगी धन्यवाद प्रस्ताव और बजट पर नहीं बोल सके। भाजपा सांसद दिनेश शर्मा ने लोकसभा की कार्यवाही में बाधा डालने के लिए विपक्षी सदस्यों की आलोचना की है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में श्री शर्मा ने कहा कि संसद माननीय सदस्यों का एक मंच है जिनसे संसदीय परंपराओं का पालन करने और राष्ट्र के विकास पर सार्थक चर्चा करने की अपेक्षा की जाती है। उन्होंने कहा कि विपक्ष देश की विकास यात्रा में बाधा उत्पन्न कर रहा है।
भाजपा ने आज विपक्ष पर जानबूझकर देश भर में अस्थिरता का माहौल बनाने का आरोप लगाया। नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि एनडीए सरकार के तीसरी बार सत्ता में आने के बाद से कांग्रेस और उसके सहयोगी लगातार सर्वोच्च न्यायालय, चुनाव आयोग, लोकसभा अध्यक्ष और प्रधानमंत्री सहित देश की संवैधानिक संस्थाओं पर हमले कर रहे हैं। एसआईआर को लेकर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का जिक्र करते हुए श्री पात्रा ने कहा कि ये पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल सरकार के लिए एक बड़ा झटका है। ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने कहा है कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम केवल एक रोजगार कार्यक्रम नहीं बल्कि ग्रामीण विकास को गति देने के लिए तैयार किया गया एक व्यापक ढांचा है। श्री पासवान ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में ये बात कही। प्रधानमंत्री किसान योजना की शुरुआत से लेकर अब तक सरकार ने 21 किश्तों में 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि वितरित की है। कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में ये जानकारी दी। देश भर में कुल 29,000 से अधिक सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जा चुके हैं। भारी उद्योग राज्य मंत्री भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में ये जानकारी दी। राज्यसभा में केंद्रीय बजट पर चर्चा जारी है। केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि भारत ने अब तक 272 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल कर ली है। राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में श्री जोशी ने कहा कि कांग्रेस शासन के दौरान देश की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता केवल 81 गीगावाट थी। उन्होंने बताया कि सौर ऊर्जा क्षमता अब बढ़कर 136 गीगावाट हो गई है। उन्होंने कहा कि भारत आज विश्व में नवीकरणीय ऊर्जा का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश बनकर उभरा है। केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि एनडीए सरकार की परिवर्तनकारी नीतियों के कारण देश ने वर्ष 2024-25 में राष्ट्रीय जलमार्गों पर रिकॉर्ड 14 करोड़ 60 टन माल ढुलाई हासिल की है। ये वर्ष 2013-14 में 1 करोड़ 81 लाख टन थी। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान श्री सोनोवाल ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में अंतर्देशीय जलमार्गों पर 1700 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश हुआ है, जो यूपीए सरकार के दौरान केवल 183 करोड़ रुपए था। उन्होंने बताया कि वर्तमान में 111 जलमार्ग चल रहे हैं, जो देश में लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने में सहायक हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में साइबर धोखाधड़ी से निपटने पर आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करेंगे। श्री शाह केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की नई साइबर अपराध शाखा का उद्घाटन भी करेंगे। साथ ही गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के राज्य डैशबोर्ड का शुभारंभ भी करेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत अमेरिका व्यापार समझौता राष्ट्रीय हित में सर्वोत्तम समझौता है। मथुरा में संवाददाताओं से बातचीत में श्री सिंह ने कहा कि इस समझौते में किसानों के हितों की पूरी तरह से रक्षा की गई है। भारत के किसानों के हितों पर उन्होंने आंच नहीं आने दी। किसानों के हित को सर्वथा सुरक्षित किया गया है। ये समझौता उदाहरण है डिप्लोमेसी, डेवलपमेंट और डिग्निटी का। भारत के किसान, महिला और युवाओं के सपनों को नए पंख देगा, जिससे वो प्रगति और विकास की ऊंची उड़ान भर सकेंगे। चमड़ा निर्यात परिषद ने भारत अमेरिका व्यापार समझौते की सराहना करते हुए इसे चमड़ा उद्योग के लिए लाभकारी बताया है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में परिषद के क्षेत्रीय अध्यक्ष असद इराकी ने कहा कि माल पर शुल्क में कमी से व्यापारियों को बड़ी राहत मिली है। एडिशनल 18% पे जो हमारा निगोशिएट होकर नया टैरिफ आया है, इससे हम लोग को एक बहुत बड़ी आस जगी है। हमें लगता है कि ये यूएस का कारोबार रिवाइव होकर हमारा पूरा ट्रैक पे आ जाएगा, तो हम एक बहुत अच्छी विन विन सिचुएशन में आ जाएंगे। हमारा यूरोपियन यूनियन के साथ एफटीए हुआ है, वो हमारा एडिशनल बिजनेस होगा, जिसको हम लोग यूएस के डेंट को फिल करने की दिशा में देख रहे थे, वो हमारे लिए एडिशनल होगा, तो हमारी इंडस्ट्री का ग्रोथ बहुत अच्छा होगा।
कारपेट निर्यात संवर्धन परिषद के उपाध्यक्ष असलम महबूब ने कहा कि ये समझौता उद्योग के लिए बहुत लाभकारी है। उन्होंने कहा कि शुल्क 50% से घटाकर 18% करने से उद्योग क्षेत्र में नई ऊर्जा और उत्साह का संचार होगा। 60% काम हमारा अमेरिका से था, तो जैसे ये FTA होते ही हमारा 18% आ गया 50% से, तो इंडस्ट्री के लिए बहुत ही फायदेमंद सौदा है ये, इस तरह जो भारत सरकार ने किया है, क्योंकि इंडस्ट्री ऑलरेडी बहुत टर्मोइल में थी, सैड स्टेज में थी। 22% हमारा काम ऑलरेडी कम हो चुका था। अब इससे नया ऊर्जा, नया उत्साह के साथ हम लोग ऑलरेडी काम में लगेंगे और इंडस्ट्री के अंदर बहुत इसका व्यापक स्वागत हो रहा है। अटलांटा सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक संदीप नरूला ने कहा कि समझौते से उद्योग जगत और देश को काफी उम्मीदें हैं। इस सबसे महत्वपूर्ण निर्णय का हम सभी को इंतजार था। ये बहुत ही निष्पक्ष और न्याय संगत फ्रेमवर्क है। भारत का हित सर्वोपरि है। इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने सुनिश्चित किया है। अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। जर्मनी के न्यूरेमबर्ग में आयोजित जैविक उत्पादों के विश्व के अग्रणी व्यापार मेले बायोफेच 2026 में भारत को प्रतिष्ठित वर्ष का सर्वश्रेष्ठ देश का सम्मान प्रदान किया गया है। ये सम्मान 14 वर्षों के बाद वैश्विक जैविक कृषि के केंद्र में भारत की वापसी का प्रतीक है। बायोफेच 2026 13 फरवरी तक चलेगा। बांग्लादेश में 13वीं जातीय संसद चुनाव और जनमत संग्रह के लिए प्रचार आज सुबह समाप्त हो गया। मतदान बृहस्पतिवार को होगा। संसदीय चुनाव और जनादेश के लिए मतदान जुलाई के नेशनल चार्टर के तहत होंगे। एक रिपोर्ट। ढाका स्थित गैर सरकारी संगठन एमिनेंस एसोसिएट्स फॉर सोशल डेवलपमेंट के सर्वेक्षण में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के नेतृत्व वाले गठबंधन की निर्णायक बढ़त का अनुमान व्यक्त किया गया है। इस गठबंधन को 208 सीटें मिलने का अनुमान है। जमाते इस्लामी गठबंधन को 46 सीटें, जातीय पार्टी को 3, अन्य दलों को 4 और निर्दलियों को 17 सीटें मिलने का अनुमान है। ये सर्वेक्षण 41,500 लोगों की प्रतिक्रियाओं पर आधारित है। इसे मतदान से पहले अब तक का सबसे बड़ा सर्वेक्षण बताया गया है। यूनुस प्रशासन अवामी लीग पार्टी को राजनीतिक गतिविधियों और चुनाव भागीदारी से अलग करने के बाद जमाते इस्लामी और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी अवामी लीग के मतदाताओं को अपनी ओर करने के प्रयासों में लगे हुए हैं। बांग्लादेश के चुनाव आयोग ने कड़े सुरक्षा प्रबंध किए हैं। 14 फरवरी तक सेना और अन्य दलों को विशेष ड्यूटी पर लगाया गया है। नवल किशोर की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेश ने बांग्लादेश में संसदीय चुनावों से पहले सेना और पुलिस द्वारा पत्रकारों पर हो रहे हमलों की खबरों पर चिंता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन डुजारिक ने कहा कि ये स्पष्ट और महत्वपूर्ण है कि बांग्लादेश में चुनाव बांग्लादेश के संविधान और अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों के अनुरूप शांतिपूर्ण और समावेशी वातावरण में हों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में आयोजित बस्तर पांडुम उत्सव ने बस्तर की समृद्ध संस्कृति, परंपराओं और जनजातीय विरासत को शानदार ढंग से प्रदर्शित किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि पहले जब बस्तर का नाम लिया जाता था तो माओवाद, हिंसा और विकास में पिछड़ेपन की छवि उभरती थी, लेकिन अब हालात बिल्कुल बदल चुके हैं। आज बस्तर विकास के साथ साथ स्थानीय लोगों के बढ़ते आत्मविश्वास के लिए जाना जाता है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने सीनियर पुरुष और महिला टीमों के खिलाड़ियों के वार्षिक अनुबंधों की घोषणा कर दी है। सीनियर पुरुष टीम में शुभमन गिल, जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा को ग्रेड A में रखा गया है, जबकि रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे टेस्ट और T20 क्रिकेट से संन्यास ले चुके सीनियर खिलाड़ियों को ग्रेड B में रखा गया है। ICC T20 विश्व कप में आज नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए ग्रुप A के मैच में नीदरलैंड्स ने नामीबिया को 7 विकेट से हरा दिया। नीदरलैंड्स ने 52 लीड की नाबाद 72 रनों की पारी की बदौलत 18वें ओवर में 157 रनों का लक्ष्य हासिल कर लिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस के अलावा अन्य विपक्षी दलों का अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव। लोकसभा की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण बिना कामकाज के 2 बार स्थगित। राज्यसभा में बजट पर चर्चा जारी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, लोकसभा में विपक्षी सांसदों का आचरण सदन की गरिमा के प्रति उनके अनादर को दर्शाता है। और BCCI ने वर्ष 2025-26 सत्र के लिए सीनियर पुरुष और महिला टीमों के खिलाड़ियों के वार्षिक अनुबंध की घोषणा की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।